नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे, छंद की परिभाषा, अंग और उसके प्रकार। सिलेबस में आपके कुछ छंद के लक्षण और उदाहरण हैं। उस लक्षण और उदाहरण को समझने के लिए पहले हम छंद किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छंद की परिभाषा देते समय हम देखते हैं कि छंद जो शब्द है वह चद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना, खुश करना। जब साहित्य में या काव्य में आह्लाद की बात करते हैं तो यह आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार छंद की परिभाषा हम कैसे कहेंगे कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से, नियमित संख्या जैसे कि ह्रस्व मात्रा या दीर्घ मात्रा या 11, 12, किस संख्या में मात्राओं का प्रयोग किया जाए जिससे साहित्य में या काव्य में एक आह्लाद उत्पन्न होता है। संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा किया जाए हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद संस्कृत वाङ्मय में सामान्यतः लय को बताने के लिए प्रयोग किया गया है। विशिष्ट अर्थों में छंद कविता या गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को कहते हैं, और जिससे काव्य में एक लय और एक रंजकता उत्पन्न होती है। छोटी बड़ी ध्वनियाँ लघु गुरु उच्चारणों के क्रम में मात्रा बताती है, और जब किसी काव्य रचना में एक व्यवस्था के साथ, सामंजस्य के साथ मिलती है तब उसे एक शास्त्रीय नाम दे दिया जाता है। लघु गुरु मात्राओं के अनुसार वर्णों की यह व्यवस्था एक विशिष्ट नाम वाला छंद कहलाया जाने लगता है। इस प्रकार की व्यवस्था में मात्रा अथवा वर्णों की संख्या, विराम, गति, लय तथा तुक आदि के नियमों को भी निर्धारित किया गया है, जिनका पालन कवि को करना होता है। अंग्रेजी में ये जो छंद है, इसे जो ये नियमों का बंधन है उसे मीटर कहा जाता है। उर्दू फारसी में इसे रुकन या अराकान के समकक्ष हम इसे मान सकते हैं। हिंदी साहित्य में भी परंपरागत जो रचनाएं हैं छंद के इन नियमों का पालन करते हुए रची जाती थी। छंदों की रचना और गुण अवगुण के अध्ययन को छंद शास्त्र कहते हैं। चूंकि आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्राचीन उपलब्ध है, इसलिए इस शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने छंद को संक्षेप में जानने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कि छंद के कितने अंग हैं। छंद के कुल 7 अंग होते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला इसका अंग है चरण, पद या पाद। छंद के प्राय 4 भाग होते हैं, इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में छंद का जो चतुर्थ भाग है, चतुर्थांश है, उसे हम चरण कहते हैं। कुछ छंद में तो 4 चरण होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में होते हैं, जैसे कि दोहा और सोरठा में हमें 2 ही पद मिलते हैं। तो ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहा जाता है। हिंदी में कुछ छंद 6 पंक्तियों के लिखे जाते हैं, जैसे कि कुंडलियाँ, छपे इत्यादि हैं। तो ये वस्तुतः 2 छंदों का मेल होता है। जैसे कुंडलियाँ छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं, तो वह दोहा और रोला का संयोग होता है। दोहा और रोला को मिला के उसका निर्माण होता है। इसी प्रकार से चरण के 2 भाग भी होते हैं, 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? समचरण और विषम चरण। समचरण उसे कहेंगे, दूसरा और जो चौथा चरण है उसे समचरण कहेंगे, और जो पहला और तीसरा चरण है उसे विषम चरण कहेंगे। अब हम देखते हैं कि छंद में वर्ण और मात्रा। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ, उसे हम वर्ण कहते हैं। और जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो उसे वर्ण नहीं माना जाता, जैसे कि हलंत, राजन, राजन में जो पीछे न आ रहा है वह। संयुक्ताक्षर में कृष्ण, श को हम वर्ण नहीं मानेंगे। जिसके साथ कोई ना कोई स्वर जुड़ा हो उसे वर्ण माना जाएगा। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर वाले और दीर्घ स्वर वाले। अ, ई, उ, री, क, की, कु, ये ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर जिसमें आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा उ, ए की 1 मात्रा, आई की 2 मात्रा, ओ, औ,
तो ये जो स्वर हैं कुछ, ये दीर्घ स्वर वाले कहे जाएंगे। किसी भी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा, और दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 2 मात्रा माना जाता है। इस प्रकार मात्रा के भी 2 प्रकार हो गए, ह्रस्व की 1 और दीर्घ की 2 मात्रा। छंद में हम वर्ण और मात्रा की गणना कैसे करते हैं? इसके लिए हम ह्रस्व स्वर वाले वर्ण हैं और दीर्घ स्वर वाले वर्ण हैं, इनको हम गण का जो नियम है, जो सूत्र है, उसके आधार पर हम इनकी गणना करते हैं, जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड में चर्चा करेंगे। और मात्राओं की गणना है, जैसे कि ह्रस्व स्वर है उसकी हम 1 मात्रा गिनते हैं, और दीर्घ वर्ण है जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनकी मात्राओं के लिए हम 2 मात्रा की गणना करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम वर्ण और मात्रा की गणना छंद के अंतर्गत करते हैं। संख्या और कर्म। वर्णों और मात्राओं के छंद में जो वर्ण और मात्राओं का प्रयोग किया जाता है उसकी गणना को हम संख्या कहते हैं, और लघु गुरु का जो स्थान निर्धारण होता है उसे हम क्रम कहते हैं। जैसे छंद में प्रत्येक छंद है उसके लक्षण बताते हमें बताया जाता है कि इस क्रम में ये लघु वर्ण होगा, ये गुरु वर्ण होगा, या मात्राएं इतनी संख्या में होंगी। तो इस प्रकार हम छंद में संख्या और क्रम का गणना करते हैं। जैसे कि मात्रिक छंदों के सभी चरणों में मात्राओं की जो संख्या है बराबर होगी, लेकिन उसका जो क्रम है, लघु गुरु का क्रम, वह समान नहीं होता। केवल वार्णिक छंदों में ही ये गण वाला नियम लागू होता है। गण के बारे में हम आगे की स्लाइड में और चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, गण के बाद है गति। छंद के पढ़ने के प्रवाह को लय या गति कहते हैं। गति का महत्व वार्णिक छंदों की अपेक्षा जो मात्रिक छंद होते हैं उसमें होता है। बात यह है कि वार्णिक छंदों में तो लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है, किंतु मात्रिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं होता, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि वार्णिक छंद में उसी क्रम में वर्णों का निर्देश किया जाता है जो नियमों के अनुकूल है। मात्राओं की संख्या ठीक रहने पर भी चरण की गति यानी उसके प्रवाह में बाधा पड़ सकती है। जैसे दिवस का अवसान समीप था, समीप में गति नहीं है, जबकि दिवस का अवसान समीप था में गति है। तो इस प्रकार दिवस का अवसान समीप, ये वार्णिक छंद का उदाहरण है। तो इसमें वर्णों का उचित स्थान पर उसी क्रम में रखना आवश्यक हो जाता है उसी गति में, और मात्रिक छंदों में जो पढ़ने का प्रवाह है उससे उस छंद में प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मात्रिक छंदों के निर्दोष प्रयोग के लिए गति का परिज्ञान जरूरी है। गति का परिज्ञान भाषा की प्रकृति, नाद के परिज्ञान और अभ्यास पर निर्भर करता है। आगे छंद का अंग है यति। यति का अभिप्राय होता है विराम। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, और इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है, पर बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम भी होते हैं। और ये यति का निर्देश छंद के लक्षण यानी उसकी परिभाषा में ही दे दिया जाता है। जैसे कि मालिनी छंद है तो उसमें पहली यति 8 वर्णों के बाद तथा दूसरी यति 7 वर्णों के बाद लिखनी होती है। अब है छंद में तुक। छंद के चरणन के अंत में जो अक्षर मैत्री समान स्वर व्यंजन की स्थापना को तुक कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक न हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। अतुकांत छंद को अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स भी कहते हैं। तुकांत के या तुक के भेद 2 प्रकार के हैं, अतुकांत और तुकांत। तुकांत कविता वह है, जैसे कि हम एक उदाहरण देकर देखते हैं, हमको बहुत ही बाती हिंदी, हमको प्यारी है प्यारी हिंदी। उसी प्रकार से अतुकांत कविता का उदाहरण हम देखते हैं, काव्य सर्जक हूँ, प्रेरक तत्वों के अभाव में लेखनी अटक गई है, काव्य सृजन हेतु तलाश रहा हूँ उपादान। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ शब्दों के अंत में हमें तुकांतता या शब्द मैत्री नहीं दिखाई दे रही।
तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने छंद के कुल 8 अंग देखे। इसमें से हम जो एक महत्वपूर्ण इसका अंग है गण, इसकी चर्चा करेंगे अभी। गण किसे कहते हैं? गण और उसके भेद। 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे गण कहते हैं। 3 वर्ण, ये जैसे 3 वर्णों का जो समूह है उसे हम गण कहते हैं। 3 वर्ण ये म गण, न गण, भ गण। और ये जब इनका प्रयोग किया जाता है कविता में तो ये 3 वर्ण मिलके एक गण का निर्माण करते हैं। और गणों को ज्ञात करने का ये सूत्र है य माता राज भा न स ल ग। जैसे कि पहला इसमें होगा यगण, ये यगण। तो इसका मतलब है, इसका अभिप्राय है कि य माता, यगण में कौन कौन सी मात्राएं होंगी? य की ये लघु स्वर है, लघु व्यंजन है, तो वर्ण है, तो यहाँ पर एक मात्रा की हम गणना करेंगे। य का एक मात्रा, और माँ का यहाँ पे दीर्घ स्वर हो गया इसके साथ, इसलिए इसकी 2 मात्रा। ता का भी दीर्घ स्वर हो गया, इसलिए ये 2 मात्रा। य माता, यह गण में इस प्रकार 3 मात्राएं होगी। ये गण मिलके जिसका जो शब्द बनेगा वह है जैसे कि भवानी। इसमें उसी प्रकार से मात्राओं का संयोजन है। तो ये 3 वर्णों का समूह मिलकर क्या बनाया? ये एक गण बनता है। मगण, मगण मा तारा बन के, मातारा बन के ये मगण बनता है। और इसमें तीनों ही गुरु होते हैं। जैसे कि सावित्री शब्द का यदि कविता में प्रयोग किया गया तो वह मगण है, मा तारा। इसी प्रकार से हम देखते हैं नगण, नगण को कहेंगे न स ल। तो इसमें तीनों ही लघु होंगे, अ न ल। इस प्रकार तीनों ही लघु हैं। इन वर्णों की गणना हम वार्णिक छंदों के अंतर्गत करते हैं। मात्रिक छंदों में हम केवल मात्राओं की गणना करते हैं। ये जो सूत्र है ये वार्णिक छंदों के लिए उपयोगी होगा, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि छंद के भेद कितने हैं। छंद के मुख्य रूप से वार्णिक छंद या व्रत, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो उसे वार्णिक छंद कहा जाता है। वार्णिक जो व्रत है या वार्णिक छंद है, इसमें वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद, जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। मुक्त छंद, जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो उसे मुक्त छंद कहा जाता है। छंद के मुख्य रूप से वार्णिक और मात्रिक 2 भेद हैं। ये उसके विभेद करने की दृष्टि से ये आपको बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से वार्णिक और मात्रिक 2 छंद हैं। जिस छंद में वर्णों की गणना की जाए वो वार्णिक छंद, और जिस छंद के नियम मात्राओं के आधार पर बनाए गए हों वह मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। छंद के भेद की ये जो सारणी है, इसके आधार पर हम छंद को अच्छे से समझ सकते हैं, उसके भेद को। जैसे कि हम देखते हैं, पहला है मात्रिक भेद, दूसरा वार्णिक छंद, और तीसरा लयात्मक, जिसे हम मुक्त छंद कह सकते हैं, जो लय पर आधारित है लेकिन जिसमें वर्णों और मात्राओं के नियम जरूरी नहीं है। मात्रिक छंद में हम पहले देखते हैं सम मात्रिक, दूसरा है अर्ध सम मात्रिक, और तीसरा है विषम मात्रिक। जैसा कि हमें पता है कि प्रत्येक जो छंद है उसमें 4 चरण होते हैं, तो यदि चारों ही चरण में मात्राओं की संख्या समान हो तो उसे हम सम मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरा है अर्ध सम, जिसमें सम चरणों की मात्राएं तो समान हो लेकिन सम सम की मात्राएं समान हो और विषम विषम चरणों की मात्राएं समान हो, उसे हम अर्ध सम छंद कहते हैं, जिसमें पहले और तीसरे की मात्राएं और दूसरे और चौथे की मात्राएं आपस में मिलती हैं, एक जैसी होती हैं। और विषम छंद में, विषम मात्रिक में चारों ही चरणों की मात्राएं अलग अलग होती है। वार्णिक छंद में हम देखेंगे कि इसके 2 भेद हैं, गणबद्ध और मुक्तक। गणबद्ध जो गण के नियमों के अधीन हो, और मुक्तक जो गण के उस प्रकार से नियमों में बंधा हुआ न हो। गणबद्ध के भी सम, अर्धसम और विषम, यह 3 भेद किए गए। प्रत्येक चरण में समान गण हो, वह
समगण, सममात्रिक, समवर्णिक, सम छंद, और जिसमें सम चरणों में और विषम चरणों में समान वर्ण हो वह अर्धसम, और जिसके प्रत्येक चरण में अलग अलग वर्ण हो वह विषम वर्णिक छंद कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आज छंद की परिभाषा, छंद के अंग और छंद के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे की कक्षा में हम आपके सिलेबस में जो संकलित है कुछ छंद, उनके लक्षण और उदाहरण पढ़ेंगे। धन्यवाद।